कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी से साल 1965 में। एक आदमी है बर्नार्ड। उसे बताया जाता है कि लोग उसे सबक बनाना चाहते हैं, इसलिए उसे बहुत सावधान रहना होगा। वो किसी बड़ी सरकारी कमेटी के सामने गवाही देने वाला होता है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है साल 1939 में टेक्सास शहर में। छोटा बर्नार्ड उस वक्त एक बैंक के बाहर जूते पॉलिश करता था। इसी दौरान वो बैंक के अमीर ग्राहकों की बातें ध्यान से सुनता था, खासकर जब वो पैसे और प्रॉपर्टी में निवेश की बातें करते थे। फिर जो कुछ भी सुनता वो सब अपनी नोटबुक में लिख लेता। एक दिन वो बैंक की खिड़की के पास जाकर अंदर मीटिंग की बातें सुनने लगता है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। बर्नार्ड भाग जाता है, लेकिन पुलिस वाला धमकी देता है कि उसके पिता को सब पता चलेगा। रात में उसके पापा उसे डांटते हैं और समझाते हैं, गोरों की बातें सुनना तेरे लिए खतरा है। कई अश्वेत लोगों को इससे भी छोटी बात पर मार दिया गया है, लेकिन जब वो नोटबुक देखते हैं तो मानते हैं कि बर्नार्ड बहुत होशियार है। फिर भी वो कहते हैं, गोरे लोग तुझे कभी अमीर नहीं बनने देंगे। मगर बर्नार्ड ठान चुका होता है। वो कहता है, मैं एक दिन जरूर अमीर बनूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है साल 1954 लॉस एंजलिस शहर में। अब बर्नार्ड बड़ा हो चुका है, उसकी शादी यूनिस नाम की लड़की से हो चुकी है और उनका एक बेटा भी है। एक दिन जब वो यूनिस के परिवार से मिलने जाता है तो उसके अंकल बताते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कंपनी अब अश्वेत लोगों को नौकरी दे रही है। लेकिन बर्नार्ड ये ऑफर ठुकरा देता है। उसका सपना कुछ और है। वो रियल एस्टेट में पैसे लगाना चाहता है ताकि प्रॉपर्टी खरीद कर किराए से कमाई कर सके। फिलहाल बर्नार्ड और उसकी फैमिली यूनिस के अंकल के छोटे से शेड में रह रही होती है, जो उन्हीं का होता है। ये देखकर अंकल को गुस्सा आ जाता है और वो बर्नार्ड पर ताना मारता है कि वो कोई काम नहीं करना चाहता। रात के खाने के बाद यूनिस अपने अंकल को समझाती है कि बर्नार्ड कोई आम इंसान नहीं है, वो एक जीनियस है और बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने पति के पास शेड में जाती है, जहां बर्नार्ड उसे वादा करता है कि वो जल्दी ही उन्हें यहां से बाहर निकाल ले जाएगा। अगले दिन बर्नार्ड यूनिस के कजिन टोनी को अपने काम पर ले जाता है। रास्ते में टोनी का दोस्त मैट बर्नार्ड की कार देखकर हैरान हो जाता है और समझता है कि बर्नार्ड बहुत अमीर है। टोनी मुस्कुराकर कहता है, बर्नार्ड की तो अपनी बिल्डिंग्स हैं। इसके बाद बर्नार्ड कुछ बिल्डिंग्स देखने जाता है। वो एक गोरे लोगों वाले इलाके में जाता है, वहां की हालत और कीमतों का पूरा जायजा लेता है। फिर घर लौटकर यूनिस को बताता है कि उसे एक परफेक्ट बिल्डिंग मिल गई है, लेकिन अगर वो ये खरीद लेता है तो उसे रिनोवेशन के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अब उन्हें एक को इन्वेस्टर की जरूरत होती है। यूनिस बर्नार्ड को एक ऐसे इंसान से मिलवाने का फैसला करती है जिसके लिए वो शादी से पहले काम करती थी। उसका नाम था जो एक बहुत ही बेफिक्री से जीने वाला इंसान था। वो हर बात को मजाक में लेता था। ये देखकर बर्नार्ड उसे सीरियसली नहीं ले पाता और उसके साथ बिजनेस करने से मना कर देता है। दोनों पति पत्नी बिना आइडिया बताए वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जाते समय वो देखते हैं कि एक गवर्नर खुद जो से मिलने आया है, यानी जो के बड़े बड़े कनेक्शन हैं। मगर ये सब देखकर भी बर्नार्ड का मन नहीं बदलता। कुछ वक्त बाद बर्नार्ड उस शख्स से मिलता है जिसके घर को वो खरीदना चाहता है। उसका नाम है पैट्रिक। बर्नार्ड उस घर के मालिक पैट्रिक से कहता है कि अगर वो ये प्रॉपर्टी खरीद ले तो उसे मरम्मत के लिए $10,000 का लोन दे दे। लेकिन पैट्रिक साफ मना कर देता है और कुछ कैलकुलेशंस के जरिए समझाता है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकता। पर बर्नार्ड तुरंत उसकी गणना की गलतियां पकड़ लेता है और सही कर देता है। ये देखकर पैट्रिक थोड़ा इंप्रेस तो होता है, लेकिन फिर भी वो लोन देने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे ही बर्नार्ड वहां से निकलने वाला होता है, उसकी नजर एक कैलेंडर पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है रीड मिड सिटी बैंक। बर्नार्ड सीधा उस बैंक पहुंच जाता है और रीड से मिलने की बात करता है, लेकिन बैंक की सेक्रेटरी कहती है कि रीड बिजी है, जबकि बर्नार्ड साफ देख रहा होता है कि वो अंदर मौजूद है। बर्नार्ड समझ जाता है कि उसे उसकी स्किन कलर की वजह से अंदर मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो हार नहीं मानता और बैंक के बाहर खड़ा हो जाता है। कुछ समय बाद जैसे ही रीड बाहर आता है, बर्नार्ड झट से उसके पास जाता है और उसे एक शानदार बिजनेस आइडिया सुनाता है जो रीड और पैट्रिक दोनों के फायदेमंद हो सकता है। उसी रात बर्नार्ड घर लौटकर यूनिस को बताता है कि लोन नहीं मिला। तभी उसका फोन बजता है। कॉल पैट्रिक का होता है। पैट्रिक पूछता है कि क्या रीड से बात करते वक्त उसने उसका नाम लिया। बर्नार्ड मानता है और कहता है कि जो उसने किया वो आम बिजनेस रूल्स के खिलाफ था। ये सुनकर पैट्रिक मुस्कुरा देता है। वो कहता है कि उसे ऐसे लोग पसंद हैं जो नियमों से हटकर सोचते हैं, क्योंकि वो खुद भी ऐसा ही करता है। फिर पैट्रिक खुशखबरी देता है, बर्नार्ड अगले दिन बैंक जाकर लोन ले सकता है और वो खुद उसका गारंटर बनेगा। इसके बाद यूनिस और बर्नार्ड एक क्लब में जाकर अपनी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। वहीं जो भी उन्हें मिल जाता है और हमेशा की तरह बर्नार्ड को छेड़ता है। बर्नार्ड को जो पहले ही पसंद नहीं था, अब और भी कम पसंद आता है। अगले दिन बर्नार्ड और टोनी प्रॉपर्टी की मरम्मत में जुट जाते हैं। तभी एक किराएदार, एक बूढ़ी औरत, उन्हें देखकर चौंक जाती है। वो कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि ये एक गोरे लोगों वाला इलाका था। बर्नार्ड शांत होकर बताता है, मैं इस बिल्डिंग का नया मालिक हूँ। लेकिन वो महिला यकीन नहीं करती। उसी वक्त टोनी का दोस्त मैट भी मदद के लिए वहां पहुंचता है। बर्नार्ड उससे पूछता है, क्या तुम्हें किसी अश्वेत आदमी के लिए काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं? मैट मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे तो बस एक ही रंग से फर्क पड़ता है, पैसा वाला हरा रंग। इसके बाद बर्नार्ड, टोनी और मैट तीनों मिलकर पूरे दिन मेहनत से बिल्डिंग की मरम्मत करते हैं। कुछ देर बाद 2 पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। वो बताते हैं कि उसी बूढ़ी औरत ने शिकायत की है, काले लोग यहाँ काम कर रहे हैं। बर्नार्ड फौरन कागज दिखाता है जो ये साबित करता है कि वो इस बिल्डिंग का मालिक है। पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते और वहां से चले जाते हैं। मरम्मत खत्म होने के बाद बर्नार्ड और उसका परिवार खुद उसी बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में रहने आ जाता है। जब वो बूढ़ी औरत उसे वहां देखती है तो अगली ही सुबह अपना सामान पैक कर चली जाती है, क्योंकि वो एक अश्वेत परिवार के पास रहना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे बर्नार्ड की बिल्डिंग की खाली फ्लैट्स में और अश्वेत लोग आकर रहने लगते हैं।
कुछ ही दिनों में सारी बिल्डिंग फुल हो जाती है। ये देखकर पैट्रिक बहुत इंप्रेस होता है। अब वो खुद बर्नार्ड से कहता है, आओ पार्टनर बनते हैं। बर्नार्ड बिल्डिंग्स चुनेगा क्योंकि उसकी नजर बहुत तेज है और पैट्रिक ताकि नस्ल भेद से बचा जा सके। दोनों हाथ मिलाते हैं और 50-50 की हिस्सेदारी पर राजी हो जाते हैं। इसके बाद कुछ हफ्तों तक ये नई जोड़ी धड़ल्ले से प्रॉपर्टी खरीदती है और उनका बिजनेस खूब फलने फूलने लगता है। टोनी और मैट मरम्मत में मदद करते हैं और यूनिस घर की सजावट की जिम्मेदारी लेती है। एक दिन बर्नार्ड यूनिस से कहता है कि उसे एक बड़े घर के लिए सजावट के आइडियाज चाहिए। फिर बताता है कि ये उनका नया घर होगा। कुछ समय बाद एक दुखद खबर आती है, पैट्रिक की नींद में ही मौत हो जाती है। उसके अंतिम संस्कार के बाद पैट्रिक की पत्नी ऐलान करती है कि वो अब बिजनेस खत्म करना चाहती है। वो बर्नार्ड को सिर्फ 25% पैसे देने की बात करती है, जबकि उनका एग्रीमेंट तो 50-50 का था। बर्नार्ड इसका विरोध करता है, लेकिन उसकी दिक्कत यह है कि किसी भी कागज पर उसका नाम नहीं है। वकील साफ कहता है, अगर उसे अपना हिस्सा साबित करना है तो उसे किसी गवाह की जरूरत होगी। बर्नार्ड सीधा बैंक में रीड से मिलने जाता है, लेकिन रीड मिलने से मना कर देता है। निराश बर्नार्ड जैसे ही बैंक से बाहर निकलता है, उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि बैंक को कितनी बड़ी जगह की जरूरत है। अब बर्नार्ड एक बार फिर जो से मिलता है और उसे एक जबरदस्त आइडिया बताता है, क्यों ना वो दोनों मिलकर उसी बिल्डिंग को खरीद लें जिसमें बैंक ऑफिस चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो वहां काम कर रहे किसी भी बैंक को उन्हें लोन देने से मना करने का हक नहीं रहेगा, और जब लोन मिलने लगेगा तो और भी प्रॉपर्टी खरीदना आसान हो जाएगा। जो को आइडिया तो पसंद आता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई भी गोरा आदमी अपनी बिल्डिंग किसी काले इंसान को बेचना नहीं चाहेगा। इसलिए वो सोचते हैं कि एक गोरे चेहरे की जरूरत है, यानी ऐसा इंसान जो बाहर से बिजनेस का चेहरा हो। तब वो दोनों मैट को इस काम के लिए बुलाते हैं, लेकिन मैट थोड़ा घबरा जाता है। उसे इस फील्ड का कुछ नहीं पता होता। बर्नार्ड और जो उसे समझाते हैं कि वो उसका पूरा गाइड करेंगे, लेकिन फिर भी मैट उलझन में वहां से चला जाता है। बाद में मैट एक डिनर में बैठा होता है और अब भी असमंजस में होता है। तभी वेट्रेस सूजी उसे पूछती है, तुम ठीक हो? मैट उसे बताता है कि वो रियल एस्टेट का एक नया जॉब करने के बारे में सोच रहा है। ये सुनकर सूजी बहुत इंप्रेस होती है और मैट को पहली बार लगता है कि वो कुछ बड़ा कर सकता है। वो फौरन वापस बर्नार्ड और जो के पास दौड़ता है और इस बार पूरी हिम्मत से कहता है, मैं तैयार हूँ। मैट की ट्रेनिंग शुरू होती है। सबसे पहले उसे अमीर लोगों से बात करना सिखाया जाता है। इसके लिए जो उन्हें सुबह 6 बजे गोल्फ खेलने ले जाता है, क्योंकि वहां अमीर लोग मिलते हैं और डील्स वहीं बनती हैं। कुछ समय बाद जो का बैंकर दोस्त डोनाल्ड भी उनके साथ जुड़ता है, जो उन्हें $2 मिलियन देने को तैयार होता है। बर्नार्ड उसे भरोसा दिलाता है कि वो ये बिल्डिंग इससे भी कम में खरीद लेंगे। अब बर्नार्ड जो को सारे जरूरी कैलकुलेशन सिखाता है, वहीं मैट को मैथ्स में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हार नहीं मानता। अगले कुछ हफ्तों में मैट कड़ी मेहनत करता है, चाहे वो गोल्फ हो या मैथ्स। शुरुआत में कई बार फेल होता है, लेकिन हर दिन थोड़ा बेहतर होता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो गोल्फ में होल इन वन मारता है और एकदम सटीक कैलकुलेशन भी कर देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब उसे उसका पहला सूट मिलता है, जो उसे सिखाता है कि एक असली आदमी की तरह ड्रिंक कैसे करते हैं, और यूनिस उसे सिखाती है कि अमीर लोगों के साथ कैसे डाइनिंग करनी चाहिए। और जब एक दिन मैट गोल्फ खेलते हुए दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेता है, तब बर्नार्ड और जो को यकीन हो जाता है, अब ये लड़का तैयार है। अब अगला कदम होता है असली प्लान को अंजाम देना। जिस बिल्डिंग में बैंक चलते हैं, उसका मालिक है चार्ल्स। वो अक्सर एक बहुत ही हाई क्लास गोल्फ क्लब में खेलने जाता है। जो कुछ सेटिंग करता है और मैट को उस क्लब में एक मेहमान के तौर पर एंट्री दिलवा देता है। मैट को अमीर दिखाने के लिए जो खुद उसके ड्राइवर का रोल निभाता है। मैट अपने शानदार गोल्फ स्किल्स से वहां सबको इंप्रेस करता है और आखिरकार चार्ल्स से मीटिंग फिक्स हो जाती है। अब बर्नार्ड और जो मैट की पूरी हफ्ते भर की ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो हर सवाल का जवाब दे सके। मैट सारे कैलकुलेशंस जुबानी याद कर लेता है और मीटिंग में ऐसे दिखाता है जैसे वो सब वहीं बैठकर सोच रहा हो। अंत में चार्ल्स मान जाता है और बिल्डिंग को $15,60,000 में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। ये उनके लिए बड़ी जीत होती है। पूरी टीम जश्न मनाती है। अब वो उस ऑफिस को फिर से सजाते हैं और बैंकर्स के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। कुछ ही समय में उन्हें मनचाहे लोन मिलने लगते हैं और वो सफेद लोगों के रईस इलाकों में खूब प्रॉपर्टी खरीदने लगते हैं। अब उनके पास पैसा, ताकत और पहचान सब कुछ है। इसी आर्थिक मजबूती की वजह से मैट अब सूजी से शादी कर लेता है। कुछ ही महीनों में ये तीनों दोस्त पूरे राज्य के सबसे बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन बन जाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से मिलने का मौका भी मिल जाता है। साल बीतते हैं और 1963 आता है। अब बर्नार्ड अपने परिवार को लेकर टेक्सास लौटता है अपने बूढ़े पिता से मिलने। पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और पहली बार गर्व से कहते हैं, मुझे तुझ पर नाज है बेटे। अगले दिन वो बर्नार्ड के साथ टहलने जाते हैं और बताते हैं कि वहां के फव्वारे अब भी अलग अलग हैं, गोरे और काले लोगों के लिए। बर्नार्ड उसी पुराने कोने पर रुकता है जहां वो बचपन में जूते पॉलिश करता था। वो वहीं खड़े एक नए मोची से कहता है, जूते पॉलिश करोगे? लेकिन वो मना कर देता, क्योंकि वो भी एक अश्वेत आदमी है। बर्नार्ड वहीं खड़ा रहता है और उस बैंक को घूरता है जहां से उसकी सारी सीख शुरू हुई थी। उसे एक नया आइडिया आता है। लॉस एंजलिस लौटकर वो जो से कहता है, अब मैं टेक्सास का वो बैंक खरीदना चाहता हूँ। जो बर्नार्ड की बात सुनते ही थोड़ा चौंक जाता है। वो कहता है, हमें बैंक चलाने के बारे में कुछ नहीं पता और ये बहुत पेचीदा काम है। टेक्सास में तो लोग वैसे ही किसी अश्वेत को बैंक के मालिक के रूप में पसंद नहीं करेंगे। लेकिन बर्नार्ड का जवाब तैयार था, हम फिर से मैट को फ्रंट पर रख सकते हैं। वो समझाता है कि टेक्सास में एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसे अब तक किसी ने छुआ ही नहीं। अश्वेत लोगों को लोन ही नहीं मिलते और अगर हम ये रास्ता खोलें तो हर कोई आगे बढ़ सकेगा। काफी बहस के बाद जो आखिरकार मान तो जाता है, लेकिन अनमने मन से वो कहता है,
मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ समय बाद जो और बर्नार्ड के लिए डोनाल्ड मदद करता है और मैट के जरिए टेक्सास का एक बैंक खरीद लिया जाता है। डील के हिस्से के तौर पर पुराने मालिक और उसका बेटा रॉबर्ट उस बैंक के 20% हिस्सेदार बने रहते हैं। अब बर्नार्ड टेक्सास के अलग अलग इलाकों में जाकर वहां के अश्वेत लोगों से मिलता है। वो उन्हें बताता है अब यह बैंक बदल चुका है, अब यहाँ आपको भी लोन मिलेगा, लेकिन साथ ही वो सावधानी भी बरतता है। वो सबको कहता है कि इस बारे में बहुत ज्यादा खुलकर बात न करें, क्योंकि वहां के नस्ल भेदी लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सभी लोन बर्नार्ड और मैट के जरिए दिए जाने लगते हैं और देखते ही देखते इलाके के काले व्यापारियों के बिजनेस तेजी से बढ़ने लगते हैं। 3 महीने बाद रॉबर्ट, जो अब भी बैंक में काम करता है, नोटिस करता है कि मैट बहुत सारे लोन पास कर रहा है। उसे शक होता है कि ये सारे क्लाइंट्स अचानक कहां से आ रहे हैं। जब वो मैट से पूछता है तो मैट टाल मटोल करता है। रॉबर्ट का शक गहराता है और वो चोरी छिपे मैट का पीछा करने लगता है। वो देखता है कि मैट बर्नार्ड से मिल रहा है और छुप कर उनकी तस्वीरें खींच लेता है। उधर उसी रात जब मैट घर लौटता है तो उसकी पत्नी सूजी उससे कहती है, मुझे टेक्सास बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वो कहती है, तुम तो कहते थे कि तुम इस बिजनेस में पार्टनर हो, पर अब तक तुम्हें बस सैलरी ही मिल रही है। अगले दिन जब बर्नार्ड, मैट और जो मिलकर एक मीटिंग कर रहे होते हैं, तभी रॉबर्ट अचानक उनके घर आ जाता है। वो कहता है, मुझे काले लोगों के साथ काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लोकल लोग सच जान गए तो हमारा सारा बिजनेस डूब सकता है। फिर वो सबको एक चौंकाने वाली चिट्ठी दिखाता है। ये खत अमेरिकी खजाना विभाग से आया होता है। उसमें लिखा होता है कि बैंक में 1 महीने बाद इंस्पेक्शन होगा, क्योंकि किसी ने गुमनाम शिकायत की है कि बैंक बहुत सारे अनसेफ लोन दे रहा है। रॉबर्ट के जाने के बाद मैट अपने दोस्तों को एक छोटा बैंक दिखाने ले जाता है और एक नया आइडिया बताता है। उसका कहना होता है, अगर हम ये छोटा बैंक खरीद लें तो मैं इसे अकेले संभाल सकता हूँ। फिर हम दोनों बैंकों में लोन बांट सकते हैं। इससे इंस्पेक्शन के वक्त आंकड़े ज्यादा संदेहजनक नहीं लगेंगे। लेकिन जो और बर्नार्ड डरे हुए होते हैं। वो कहते हैं, ये सब बहुत रिस्की है और हमारे पास इसका अनुभव भी नहीं है। तभी मैट साफ साफ कहता है, अगर अब भी मुझे पार्टनर नहीं बनाया गया तो मैं अब और मदद नहीं करूंगा। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता और वे मजबूरी में उसे पार्टनर बना लेते हैं। जल्द ही मैट उस छोटे बैंक को खरीद लेता है। पहले ही दिन यूनिस एक सफाई कर्मी बनने का नाटक करती है ताकि बैंक में जो हो रहा है उस पर नजर रख सके। वहीं टोनी और बर्नार्ड शहर घूम घूम कर तय करते हैं कि कौन सा लोन किस बैंक से पास किया जाए। उसी रात तीनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं प्लान फाइनल करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनकी नजर एक नस्ल भेदी पोस्टर पर पड़ती है जो उनके साइन बोर्ड पर स्प्रे किया गया होता है। उन्हें बहुत गहरा झटका लगता है। अगले दिन मैट एक वकील से मिलता है और सारे बैंक डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है। कुछ समय बाद रॉबर्ट मैट को कॉल करता है और बताता है कि कुछ गोरे ग्राहक बैंक से अपने पैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बैंक NIACP द्वारा चलाया जा रहा है। रात में बर्नार्ड जो को दिखाता है कि उसे बैंक पर एक और नस्ल भेदी पोस्टर मिला है। वो बताता है, 5 गोरे लोगों ने अपने पैसे निकाल लिए और 9 को रॉबर्ट ने किसी तरह रोक लिया। जो को अब शक होता है कि शायद ये अफवाहें रॉबर्ट ने ही फैलाई हैं। कुछ दिन बाद एक फेडरल बैंक एग्जामिनर उस छोटे बैंक में आ जाता है अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स की जांच करने। मैट घबरा जाता है और बर्नार्ड को कॉल करके मदद मांगता है, लेकिन बर्नार्ड चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता है इस मीटिंग में एक अश्वेत आदमी को अंदर घुसने तक नहीं दिया जाएगा। मैट की मुश्किल बढ़ती जा रही थी। बर्नार्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो मीटिंग में जाकर कैसे मदद करे। तभी यूनिस उसे एक आइडिया देती है, तुम सफाई कर्मी बनकर अंदर चले जाओ। बर्नार्ड मना करता है तो यूनिस गुस्से में कहती है, मैंने कितनी बार ऐसा किया तुम्हारे लिए, क्या अब तुम एक बार भी नहीं कर सकते? बर्नार्ड कहता है, तुम औरत हो, बात अलग है। लेकिन ये सुनते ही यूनिस भड़क जाती है। यही सोच तो गोरों की भी है काले लोगों के बारे में। बर्नार्ड को अपनी गलती का एहसास होता है और वो झुककर यूनिफॉर्म पहनता है। अब वो बैंक में सफाई कर्मी बनकर घुसता है। वो मैट के ऑफिस के बाहर झाड़ू लगाते हुए इशारों में मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस एजेंट दरवाजा बंद कर देता है ताकि गोपनीय बातें कोई और न सुन सके। बर्नार्ड को मजबूरन वहां से हटना पड़ता है और अब मैट अकेला पड़ जाता है। एजेंट धीरे धीरे सवाल करता है और जल्द ही मैट की बातों में कई गड़बड़ियां पकड़ लेता है। मैट बहाने से कहता है कि उसे एक फाइल लेनी है और बाथरूम में जाकर बर्नार्ड और जो से सलाह लेने की कोशिश करता है। दोनों जितनी जल्दी हो सके उसे कुछ सुझाव देते हैं, लेकिन जब मैट वापस ऑफिस में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एजेंट को अकाउंट्स में कई ऐसी गलतियां मिल जाती हैं जिनका कोई ठोस जवाब नहीं है। मैट फिर से बाथरूम भागता है फाइल्स लेकर। इस बार बर्नार्ड खुद उन गलतियों को नोटिस करता है, जो चौंक कर पूछता है, डोनाल्ड ने यह सब कैसे मिस कर दिया? तभी मैट सच्चाई कबूल करता है, उसने डोनाल्ड की जगह एक और वकील से काम करवाया था ताकि सब कुछ जल्दी हो जाए। अब बर्नार्ड और जो को गुस्से के साथ सच्चाई समझ आती है। रॉबर्ट शुरू से ही उन्हें बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा था। रात को बर्नार्ड यूनिस को मीटिंग का नतीजा बताता है। उन्हें 27 खराब लोन तुरंत बेचने होंगे और जितना भी घाटा होगा वो सब उन्हें ही भरना पड़ेगा। कुछ समय बाद बर्नार्ड और जो मैट से मिलते हैं और साफ कह देते हैं, अब हम और मदद नहीं कर सकते। ये छोटा बैंक तुम्हारा आइडिया था, अब इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अगर हम पकड़े गए तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगली सुबह डोनाल्ड जो को कॉल करता है और चौंकाते हुए बताता है कि उसके बैंक ने मैट के सारे लोन खरीद लिए हैं। जो और बर्नार्ड गुस्से से आगबूला हो जाते हैं और सीधे मैट के ऑफिस में घुस जाते हैं। वो चीखते हैं, ये सब क्या किया तुमने? मैट शांत रहकर कहता है, ये सब सिर्फ अस्थाई है, इससे मुझे बाकी अकाउंट बुक्स एडजस्ट करने का वक्त मिल जाएगा। लेकिन बर्नार्ड और जो जोर से कहते हैं, ये फ्रॉड है, धोखाधड़ी,
इसी बीच अचानक अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के एजेंट वहां आ जाते हैं। वो ऐलान करते हैं, इस बैंक की लाइसेंस रद्द की जा चुकी है। सारे कस्टमर्स को बाहर जाने को कह दिया जाता है और बैंक को अनिश्चित समय तक बंद कर दिया जाता है। जो और बर्नार्ड जैसे ही बाहर निकलते हैं, FBI अफसर उन्हें रोकते हैं और बिना कोई कारण बताए उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। बर्नार्ड विरोध करता है, ये सब नस्ल भेद है, हमें काले होने की सजा मिल रही है। लेकिन एजेंट्स उसे जोर से पकड़ कर ले जाते हैं। कुछ समय बाद एक वकील जो और बर्नार्ड से कहता है, राज्य सरकार ने आपके ऊपर लगे बैंकिंग चार्जेस हटा दिए हैं, लेकिन फेडरल चार्जेस अब भी बाकी हैं। फिर वकील बताता है कि आर्कनसास का एक सीनेटर बैंकिंग सिस्टम की कमजोर निगरानी पर सुनवाई कर रहा है और हो सकता है वो इस केस का इस्तेमाल अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाने के लिए कर रहा हो। अगर सब सही गया तो शायद फेडरल चार्जेस भी हट जाएं। वहीं दूसरी तरफ मैट अब भी मुश्किल में फंसा है। तभी उसे एक ऑफर दिया जाता है, अगर तुम अपने दोस्तों के खिलाफ गवाही दोगे तो तुम्हारे ऊपर से सारे केस हटा दिए जाएंगे। कुछ दिन बाद मैट कोर्ट में पेश होता है। वो कहता है, मैं तो सिर्फ एक कर्मचारी था, जो और बर्नार्ड ने मुझे इस्तेमाल किया। मैंने बस उनके कहने पर सब किया। अब बर्नार्ड के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, अगर वो मान ले कि उसने ढीले नियमों का फायदा उठाकर खुद को अमीर बनाया, तो सरकार को नियम बदलने का बहाना मिल जाएगा और बदले में बर्नार्ड को इम्यूनिटी यानी पूरी आजादी मिल जाएगी। दूसरा, अगर वो सच बोले या जो चाहे कहे, तो उसकी बातों की तुलना उन गोरे लोगों की गवाही से की जाएगी और अगर कोर्ट को लगा कि बर्नार्ड झूठ बोल रहा है, तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाएगा। सुनवाई के बाद बर्नार्ड अपनी पत्नी यूनिस के साथ टहलता है। वो कहता है, अगर मैंने इम्यूनिटी डील ले ली तो कभी ये सच्चाई उजागर नहीं कर पाऊंगा कि इस देश में अश्वेत लोगों को आज भी बैंकिंग सिस्टम में बराबरी नहीं मिलती। यूनिस उसकी आंखों में देखती है और मुस्कुराकर कहती है, तुम जो भी फैसला लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन कोर्ट में जाने से पहले बर्नार्ड और जो मिलते हैं और सालों की दोस्ती, मेहनत और जद्दोजहद को याद करते हैं। फिर कोर्ट रूम में बर्नार्ड अपनी गवाही देता है। वो कहता है, हमारे देश के संविधान में लिखा है कि सभी इंसान बराबर बनाए गए हैं, लेकिन हकीकत में कानून ऐसा नहीं मानता। उसके सामने बार बार चेतावनी आती है, अगर तुम इम्यूनिटी डील को ठुकराते हो तो तुम्हें सजा मिलेगी। लेकिन बर्नार्ड डरता नहीं। वो कोर्ट में खड़ा होता है, अपने हाथ में सफाई कर्मी की यूनिफॉर्म लेकर। फिर वो बोलता है, अगर किसी इंसान को लोन नहीं मिलेगा तो वो बिजनेस कैसे शुरू करेगा, घर कैसे खरीदेगा? तो फिर अमेरिकन ड्रीम सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही है। अंत में फैसला आता है। सरकार बर्नार्ड और जो की पूरी संपत्ति जब्त कर लेती है। उन्हें 3 साल की फेडरल जेल की सजा मिलती है। उनकी सारी बिल्डिंग्स भी छीन ली जाती हैं। बस एक घर बचता है जो यूनिस के नाम पर था। रॉबर्ट बैंक को फिर से खरीद लेता है और वो भी बेहद सस्ते दाम में। कुछ साल बाद जब जो और बर्नार्ड जेल से बाहर आते हैं तो दोनों जोर जोर से हंस रहे होते हैं। यूनिस हैरान हो जाती है, तुम लोग जेल से छूटकर हंस क्यों रहे हो? तभी दोनों एक राज खोलते हैं। गवाही से पहले मैट हमसे मिला था। उसने कहा कि अगर वो कुछ नहीं कहता तो उसे 50 साल की जेल हो जाएगी। हमने उसे माफ कर दिया और उसे कहा कि वो गवाही दे दे। लेकिन बदले में मैट ने बहामास में 2 घर खरीद कर उनके नाम कर दिए थे, इससे पहले कि सरकार वो पैसा भी जब्त कर पाती। और फिर बर्नार्ड और जो की उसी बहादुर गवाही के चलते साल 1968 में अमेरिकी कांग्रेस पास करती है द फेयर हाउसिंग एक्ट। अब किसी को उसके रंग, धर्म या लिंग के आधार पर घर बेचने या किराए पर देने से मना नहीं किया जा सकता।
बर्नार्ड गैरेट और जो मॉरिस ने जो लड़ाई लड़ी, उसने अमेरिका में हजारों काले परिवारों को अपने सपनों का घर पाने का अधिकार दिलाया। और इसी सीन के साथ ये कहानी खत्म होती है, जहां दो दोस्तों ने नफरत से नहीं, हिम्मत से लड़ाई जीती। उन्होंने कानून नहीं बदला, सोच बदल दी।